और बात कोडरमा की करते हैं। कोडरमा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोडरमा के बूथ संख्या 83 और 84 से जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए, कोडरमा लोकसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है और इस वक्त कोडरमा के इंदरबा राजकीय मध्य विद्यालय में जो 83 और 84 दो बूथ बनाए गए हैं, यहाँ काफी पहले से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के काफी पहले से ही लोग यहाँ कतारबद्ध हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और अब धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो पोलिंग रूम जो है उसमें जा रहे हैं और अपनी बारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का उत्साह है। यहाँ पर काफी पहले से लोग खड़े, किस तरह का उत्साह है? उत्साह काफी है और वोट देने में बहुत उद्युक्त है यहाँ की जनता, और लगता है कि 80% पोल हम लोग करेंगे और एक भी हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मतदाताओं का उत्साह है। हमारे साथ एक यूथ वोटर है, पहली बार मतदान करेंगे, किस तरह का उत्साह है आपको? पहली बार वोट कर रहा हूँ मैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे कंट्री के लिए पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप वोट देंगे, क्या सोच रहे हैं? मैंने सोचा है कि जो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आप काफी पहले से हैं, घर का काम काज कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, हम लोग सुबह सुबह आ गए, 6 बजे आके हम लोग यहाँ पर लाइन लगे हैं और हम लोग बहुत उत्सुकता है। भारत के नागरिक होने के कारण अपना मतदान देने के लिए आए हुए हैं और हम लोग के देश का आज आपके भी घर में कितना काम होगा? हाँ, काम मेरे है, सारे काम छोड़ के आए हैं। हम लोग वोट देने के लिए आए हैं। कितना जरूरी है वोट? हाँ, जरूरी है, देना वोट जरूरी है। एकदम भारत का वोट है, भारत का पहचान है, वोट ही है ना। जरूर सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना घर से ज्यादा जरूरी है इसको वोट देना, मतदाता का। बिल्कुल, जो कह सकते हैं कि जो एक नारा भी है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो है जो कतारबद्ध है वो सार्थक करती हुई नजर आ रही है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। और चतरा लोकसभा चुनाव पर भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र में कुल 1899 बूथों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में 1899 बूथों पर चुनाव हो रहा है। वोट करने वाले सभी मतदाताओं से डीसी और एसपी ने निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। हाँ, बूथ नंबर 440, यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण हो रहा। हम लोग समय से हम लोग मतदान शुरू कर दिए हैं, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाजीपुर लोकसभा, तो बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है और वोटिंग को लेकर के महिलाओं और युवाओं में काफी उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी अपने परिवार के साथ बूथ पर मतदान करने पहुंचे हैं। वोट देने के बाद उन्होंने लोगों से घरों से निकलने की अपील भी की है। हाजीपुर लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और अभी हमें रजौली में यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से वोटरों में उत्साह दिख रहा है। लगातार एक लंबी कतार लगी है। सुबह के 8 बजे ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से सैकड़ों वोटर्स जो हैं वो अपने मतदान के लिए अपनी सरकार और बेरोजगारी जैसे कई तमाम मुद्दाओं को लेकर वोट करने के लिए यहाँ कतार में यहीं भी खड़े हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री फोर्स और बिहार पुलिस के कई जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ फोर्सेज लगाए गए हैं, किसी तरह की अगर संदिग्ध गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करने के लिए। यहाँ जो कतारें देख रहे हैं किस तरीके से ये बूथ पे देख रहे हैं, जिस तरीके से सारे लोग मतदान के अपने प्रतीक्षा में है, वहीं अंदर बूथ बनाया गया है, वहाँ पर भी लोग अपनी प्रतीक्षा के इंतजार में है, कतारबद्ध हैं। वहाँ पे लोग अपना मतदान करके आ रहे हैं। वहीं इनसे बात करते हैं। क्या आप वोट कर लिए क्या? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू है। कितना उम्र है आपका? वही 54-55। आप बताइए, वोट हो गया आपका? क्या नाम है आपका? ननकी देवी। कितना उम्र है आपका? 100 साल की महिलाएं हैं, ये बता रही हैं कि इन्होंने अपना मतदान किया है। हाँ। और मतदान के यहाँ पे सब व्यवस्था यहाँ की कैसा लगा आपको? सही लगा। व्यवस्था सब यहाँ पे है? हाँ, सब 100 साल की महिलाएं हैं, अपना मतदान करके यहाँ से जा रही हैं। वहीं इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से लोग कतार में लगे हैं। वहीं जो यहाँ पे जवान है वो गाइडलाइंस भी कर रहे हैं कि अपने पंक्ति में जाकर कतारबद्ध तरीके से वहाँ लगा जाए।
और ये जो है महिलाओं का बूथ बनाया गया। अंदर जो लोग हैं स्पेशली करके वो महिलाएं ही हैं जो कि मतदान यहाँ पे करा रही हैं। रवि मिश्रा, जी मीडिया, वैशाली, हाजीपुर। पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा क्षेत्र के 1869 बूथ पर बता दें कि वोटिंग हो रही है। यहां के सभी बूथ पर शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। सभी बूथों पर मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर सीट पर कुल 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान की प्रक्रिया मुजफ्फरपुर लोकसभा में शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सुबह से ही आप देख सकते हैं कि हालांकि दोपहर में धूप ज्यादा हो जाती है, इसको लेकर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लग गई है। और जो वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को अगर कहा जाए तो उत्साह देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह काफी बड़ी बनी हुई है। बाबा, कब से वोट गिरा रहे हैं आप? कितने साल हो गया वोट गिराते हुए आपको? गिराते हैं तो पहले से गिरा रहे हैं, लेकिन मैंने फिर नाम कटा हुआ था तो हम जो। अच्छा, अकेले चले आए हैं घर से वोट गिराने? न है। अच्छा, कब कितना दिन से वोटिंग कर रहे हैं? बहुत दिन से कर पढ़ा लिखा न। अच्छा, तब वोट गिराने आई हैं तो सुबह सुबह में खाना बना ली है क्या? पुतो बनाता है। अच्छा, पुतो बनाती है। पहले मतदान करेंगे फिर खाना खाएंगे ना? हाँ। पहली बार वोटिंग है ना? उत्साह दिखा जा रहा है काफी। पहली बार वोटर है। क्या मन में क्या भावना है? वोटिंग करने का भावना तो होता है कि विकास की बात हो, एजुकेशन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, विकास की बात हो, जो एजुकेशन के लिए जो बच्चे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए ये हो कि वोट अच्छे अथी को दे, जिसके देश चले आगे चले। और वोटर के देश के विकास के नाम पर वोट देना है, ठीक है ना? तो महिला और पुरुष जो है उनमें वोटिंग को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है। पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। इस तरीके से जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा का ये बोचहा विधानसभा में है जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और लगभग जो है 19 लाख के करीब यहाँ पे मतदाता है। 6 विधानसभा क्षेत्र है और 1869 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे आज मतदाता मतदान करेंगे। 26 प्रत्याशी मैदान में है और यही मतदाता जो है उनके किस्मत का फैसला आज करेंगे और उनकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो जाएगी। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पटना से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम कुमार विजय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हम लगातार सुन रहे हैं, हमने नित्यानंद राय को सुना और हम पहले बात भी आप भी कर रहे थे कि आप मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं। ठीक है, देश की जनता के सामने मोदी जी की विश्वसनीयता है, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है आपके क्षेत्र में कि आपने भी कुछ ऐसा काम किया जिसके बारे में बता सके? सिर्फ मोदी जी के कंधे पर बैठकर कि मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए, कब तक चलेगा आखिर ये? विजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के नैरेटिव का ये आखिरी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लोकसभा क्षेत्र में नीचे से घूम कर आया हूँ और इसीलिए पिछली बार नहीं आ पाया। लोगों में बड़ी चिंता है कि मोदी जी करके आप कितनी बार हम मोदी जी के नाम पर मजबूरी में वोट दे रहे हैं, लेकिन एज एन एमपी आपका परफॉर्मेंस क्या है? जनता में आप क्यों नहीं विश्वसनीयता बना सकते हैं कि हम मोदी जी के प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं? हमने आपके लिए ये काम किया है, अपने कामों की लिस्ट को दीजिए। मोदी जी ने 5 किलो अनाज दिया, ये मोदी जी का निर्णय था, लेकिन आपने अपने क्षेत्र के लोगों के कृषि और बेसिक जीवन स्तर में परिवर्तन के लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास क्या किया? बिहार आज हम लोगों के पिछले पैनलिस्ट भी थे, हम लोगों का उस समय बहस भी हुआ कि बिहार का बैकवर्डनेस, बिहार की मुश्किलें, उन मुश्किलों को कम करने में आपने क्या योगदान दिया? नित्यानंद जी एक बहुत बड़े पद पर और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने हाजीपुर के लिए या अपने क्षेत्र उजियारपुर के लिए किन कामों को किया, और जिन कामों को करके वो दिखाते उनका अपना नाम होता और वो अपने आधार पर वोट मांग सकते थे और मोदी जी उनके लिए एडिशनल बनते। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया।
मुजफ्फरपुर का आपने बात किया है, देखिए हम लोगों के यहाँ राजतंत्रात्मक लोकतंत्र हो गया है। आज अगर अजय निषाद नाराज है तो अजय निषाद का ग्राउंड लेवल पर पिछले 2019 के चुनाव में मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव का गांव इनको लौटा रहा था, गांव के गांव में विरोध हो रहा था। इन लोगों को अपने कर्म नहीं समझ में आते हैं कि हम एज एन MP कितने फेल हो गए हैं अपने पिता के नाम पर, मोदी जी के नाम पर। आखिर ये राजतंत्र का एलिमेंट लोकतंत्र में कब तक काम करेगा? रोहिणी आचार्य जी का छपरा में क्या योगदान है? वो लालू जी के कंधे पर चलकर वहाँ चल रही हैं। निश्चित रूप से एक पुत्री का कर्तव्य उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी उड़ंतु नेता हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य कौन सा छपरा में घर बना कर रह रही हैं? बिल्कुल। इस तरह के एलिमेंट का लोकतंत्र में खतरा है। इस तरह के लोगों को रिजेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम वही दिक्कत है कि 19% खराब आदमी को रिप्लेस 20% वाले से करें कि 19.5 वाले से करें। तो लोकतंत्र में लालू प्रसाद जी ने राजतंत्रात्मक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। और RJD के लोग दूसरे नेताओं को कहते हैं कि आपका बेटा बेटी, देखिए बेटा बेटी डॉक्टर का, इंजीनियर का, IAS का भी IAS बनता है। लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि आप हैं, पत्नी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रोहिणी यादव हैं और मीसा यादव हैं। ये परिवारवाद कहलाता है। आज आप ही के RJD के अध्यक्ष हैं, जगदा बाबू हैं, उनके बेटा MLA लड़ेंगे, उनके एक बेटा MLC लड़ेंगे, उनके एक बेटा MP लड़ेंगे। परिवारवाद ये कहलाता है कि सेम परिवार से सेम टाइम में आप पूरे परिवार को एडजस्ट करते हैं। उसी तरह से रामविलास पासवान जी हैं, पूरे परिवार को एडजस्ट करते हैं। आज निश्चित रूप से चिराग पासवान एक नौजवान नेता है, लेकिन वो लोग कौन से एग्जाम्पल बिहार में तय कर रहे हैं? वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एग्जाम्पल नहीं हैं। आम कार्यकर्ताओं के मन में एस्पिरेशन लाने वाले एग्जाम्पल नहीं हैं। वो अपने परिवार के बाद बचता है तो किसी को एक और कैसे देते हैं सीट, ये अब बिहार का हर आदमी जानता है, देश के स्तर पर लोग जानते हैं। ये लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली प्रवृत्तियों ने ही बिहार को पिछड़ा रखा है। इमोशनल इशूज ने बिहार को पिछड़ा रखा है और कास्ट बेस इस तरह से रैम्पेंट जो स्थिति करते हैं वो उससे पिछड़ा रखा है। जी ठीक है, ठीक है। और इस बीच शोभित जी का एक बार रुक कर लेते हैं। यहाँ पर शोभित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित जी, हाजीपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ कितने कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले उनके पिता यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। एक तरह से रामविलास पासवान का ये गढ़ है और अब इस सीट पर चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ RJD से शिवचंद्र राम जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। कितने कांटे की टक्कर आप यहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं, वो चुनावी सभा करते हैं और चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान के लिए तमाम बातें कही थी। ऐसा अमूमन बहुत ही कम देखने को मिलता है जब खुद प्रधानमंत्री किसी उम्मीदवार के खिलाफ, किसी उम्मीदवार के लिए वहां पर तारीफ करे, अच्छी बातें वहां पर कहे। लेकिन यहां पर हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे, चुनावी सभा जब उन्होंने किया तो उन्होंने चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें कही थी। जी ऐश्वर्या जी, रामविलास पासवान का एक अपना घर रहा है हाजीपुर। लगभग 47 साल से उन्होंने हाजीपुर में ही अपनी राजनीति की है, जिसमें 2 बार हालांकि वो चुनाव हारे भी है, लेकिन हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान के बदौलत ही है। अब रामविलास पासवान के आगे के विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे ने, चिराग पासवान ने अपने कंधों पर ली है। हालांकि इसके पहले वे जमुई के सांसद रह चुके हैं, तो इस बार कितना उन्हें हाजीपुर की जनता अपना प्यार देती है यह जरूरी होगा। दूसरी बात, आपने टक्कर की बात की, तो अभी भी चिराग पासवान का पलड़ा शिवचंद्र राम से ज़्यादा भारी दिख रहा है। लेकिन सिर्फ जीत ही चिराग पासवान को एक स्थापित नेता नहीं बनाएगा। लगभग 3-4 लाख वोट से जब तक चिराग पासवान नहीं जीतेंगे तब तक वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। वहीं राजद ने शिवचंद्र राम को जो टिकट दिया है, शिवचंद्र राम के लिए भी वहां लोकल स्तर पर उतनी कैपेबिलिटी लोग नहीं देख पा रहे हैं, उतनी उनमें समर्थता नहीं है। लेकिन वहां पर भी यह चर्चा चल रही है कि आप राजद और तेजस्वी यादव को देखकर वोट करें, न कि
आप इस बात को ध्यान दें कि हमारा वोटर क्या है। वहाँ पर भी लालू यादव ने पिछड़े समाज को टिकट दिया है, क्योंकि वहाँ पे पिछड़े समाज की भी वोट बैंक अच्छा खासा है, वहाँ पे पिछड़े समाज की भी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में चिराग पासवान ही अभी वहाँ आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अब आगे इस चरण में की वोटिंग में कितना इजाफा होता है उस पर यह आगे तय होगा, ठीक है, कि चिराग पासवान कितने मार्जिन से वहाँ जीत हासिल करते हैं। चलिए ये देखने वाली बात होगी, और वाकई चिराग पासवान अगर एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से भी हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए। राकेश जी हमारे साथ है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। राकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, जिस तरह से पहले चरण से शुरुआत हुई थी चुनाव की, अब 5वें चरण तक हम पहुंच चुके हैं, ऐसे में जो देश के आर्थिक मुद्दे हैं वो कहीं रह गए हैं या अब सिर्फ मुद्दों के नाम पर भावनात्मक मुद्दे ही रह गए? मेरा मानना है ये चुनाव दो पक्ष में बहुत क्लियर बढ़ गया है, जिसमें एक है इंडी ग्रुप और एक है एनडीए। ये बड़ा स्पष्ट हो गया है, ये चुनाव इन दो पक्षों के बीच में होगा। बिहार और झारखंड में लालू प्रसाद जी का चेहरा के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने अपने मुद्दे, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है और जो नारी सुरक्षा है, वो अपने मुद्दे बनाने में जहाँ तक भी है उन्होंने सफलता पाई है। पर उनके पीछे, लालू प्रसाद जी के पीछे जो दो कारण हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, जिसमें एक है चारा घोटाला और दूसरा है नौकरी के, जमीन के बदले नौकरी। तो जो रेलवे में उन्होंने किया है जो ऐसा है, और लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता भी हैं। जो समझदार आज की बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ पर है, वो उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। जहाँ तक महंगाई और आपकी बेरोजगारी का प्रश्न है, ये हर समय ये प्रश्न खड़े रहते हैं। इसमें धीरे धीरे विकास तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है। इसी जगह दूसरा जो एनडीए का, जिसका जो बहुत प्रभावशाली चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व ख्याति प्राप्त हमारे राजनेता हैं। उन्हें अपने नाम के आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, इन्हें बनना है। तो हमें भ्रष्टाचार जिनके सामने प्रूफ हो चुका है या जिनके सामने भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, चुनाव दो पक्षों के बीच में हैगा। नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा हम सबके सामने है, जिससे हम बहुत लाभान्वित और लेकिन सर जिस तरह से आप बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि हम दुनिया की एक 5 बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक आ चुके हैं, अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि वो मुद्दे अब मुद्दे रह गए, या फिर अब देखा जाए तो भावनात्मक मुद्दे, आरक्षण की बात होती है, संविधान खत्म करने की बात होती है, यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात होती है, गरीबों दलितों से आरक्षण छीनने की बात होती है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, इन तमाम मुद्दों पर बात होती है। तो दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि बड़ी उपलब्धियां अगर हासिल की गई हैं आर्थिक तौर पर, चाहे वो वैश्विक तौर पर हो चाहे राष्ट्रीय तौर पर हो, आपको नहीं लगता कि चुनाव में उनका ज्यादा से ज्यादा जिक्र होना चाहिए? मेरा मानना है ये जो अभी हिंदू मुसलमान की बात की है हमने, और भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, और जो और समस्याएं हैं जो इंडी ने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा उन्हें हाईलाइट किया है या उन्हें दिखाने की कोशिश की हैगी, ये मुद्दे केवल चुनाव के दौरान ही सामने आते हैं। हिंदू मुसलमान, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये कोई मुद्दा नहीं है, केवल चुनाव में लाया जाता है। हम लोग ठीक है। तपन राय जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। राय तपन जी, झारखंड में भी आज जो 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, ये 3 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं 14 सीट के हिसाब से? क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार पूरे 14 की 14 सीटें वो जीत रहे हैं, लेकिन सर चुनौती उन सीटों पर भी है जो पिछली बार हाथ से फिसल गए थे। देखिए, इस बार का जो चुनाव हो रहा है ना, मुख्यमंत्री जो वहाँ थे हेमंत सोरेन, वो जेल में हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, ये 3 जो संसदीय क्षेत्र है, ये तीनों बिहार से लगा हुआ है, बिहार के मगध क्षेत्र से लगा हुआ है। ये इलाका जंगल और पहाड़ का है,
इस पहाड़ और जंगल के इलाके में डेवलपमेंट की बात तो ज़रूर लोगों के मन में पीड़ा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा इनका विकास नहीं हो पाया। वो बिजली पैदा करने में उनकी भूमिका है। कोयला वहाँ से तमाम राज्यों को जाता है, गुजरात, पंजाब, सभी। वहाँ पर 24 घंटे बिजली है, झारखंड में 24 घंटे बिजली नहीं है जी। अन्य राज्यों में सड़कें बेहतर हैं, झारखंड में उस लेवल का नहीं हो पाया है। वर्षों आज़ादी के 65 साल बाद वहाँ पर कुछ साल पहले वहाँ रेल लाइन पहुँची, कोडरमा से कनेक्ट करके हजारीबाग लाया गया, तो एक अपार खुशी हुई। निश्चित तौर पर एनडीए सरकार इसका लाभ उठाना चाहेगी कि वहाँ पर रेल लाइन लाने में उनका योगदान है। लेकिन हजारीबाग के लोगों विपक्ष की तरफ से, तपन जी, बार बार विपक्ष की तरफ से ये भी मुद्दा तो रखा जाता है ना कि जो केंद्र ने राज्य के पैसे रखे हैं वो पैसे वापस नहीं किए जाते, ताकि राज्य सरकार इसकी वजह से जो दूसरे कई योजनाएं हैं, अपनी योजनाएं वो नहीं चला पाती है। तो ये भी मुद्दा तो रखा जाता है कि केंद्र को कोयला जाता है या बिजली जाती है, तमाम चीजें जाती हैं, उसके बदले जो राज्य को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो जीएसटी का हो, वो नहीं दिया जाता। देखिए, पैसा कई अलग अलग सेक्टर के नाम पर झारखंड सरकार को मिलना चाहिए। जीएसटी के लिए अलग है, कोयले की रॉयल्टी के लिए अलग है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि दिल्ली एक छोटा सा क्षेत्र है जो 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ की सरकार का बजट है 75 लाख करोड़, और झारखंड जो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और आबादी भी दिल्ली की तुलना में 4 गुना अधिक है, और वहाँ का बजट अभी भी हम 1 लाख करोड़ के आसपास देख रहे हैं। जिस राज्य का बजट 1 लाख करोड़ के आसपास होगा, वहाँ क्या डेवलपमेंट होगा? वहाँ सड़कों के लिए कहाँ से पैसा आएगा? वहाँ सिंचाई बांध बनाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? तो फंडिंग का प्रॉब्लम झारखंड में बहुत बड़ा है, जिसके कारण वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। उनकी शिकायत जायज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट से जो उनको अनुदान मिलना चाहिए, जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें कमजोर है। नीतीश कई बार भारी हमको दिखाई पड़े। नीतीश विपक्ष में रहे या एनडीए सरकार के साथ रहे, वो अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। हेमंत सोरेन वो कई बार विफल मुझे दिखाई पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बातों को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त रुक करते हैं 2 मिनट में इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। 695 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदान। 5वें चरण में कुल 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट लखनऊ, अमेठी, रायबरेली सीट पर रहेगी नजर। यूपी में 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी वाली सीट पर मतदान। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारती पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। बिहार में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 5 सीटों पर वोटिंग। हाजीपुर से चिराग पासवान, सारण से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं चुनाव। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। गांडे के बूथ संख्या 247 पर मतदान से पहले कराया गया मॉक पोल। जम्मू कश्मीर में बारामूला और लद्दाख सीट पर मतदान। बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं चुनाव। लद्दाख से बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की हुंकार। ओडिशा में 3 जगहों पर पीएम की रैली। पश्चिम बंगाल में कोलाघाट और झारग्राम में भी जनसभा। हरियाणा और दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, सिरसा में करेंगे रैली। पूर्वी दिल्ली में भी जनसभा को करेंगे संबोधित।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में करेंगे चुनावी सभा। मुकेश सहनी भी रहेंगे साथ। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो। आठ राज्य की 49 सीटों पर पांचवें चरण के लिए मतदान जारी। दिग्गजों ने डाला वोट। आज होगा 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग जारी। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड की गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डालने का काम जारी। गांडे की बूथ संख्या 247 पर मतदान से पहले कराया गया मॉक पोल। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर पीएम मोदी आज शाम पहुंचेंगे पटना। कल सीतामढ़ी में रैली को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में करेंगे चुनावी सभा। मुकेश सहनी भी रहेंगे साथ। प्रस्तुतकर्ता टफ कॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। Co-presenting Parul University, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। देश भर में लोकसभा के 5वें चरण का मतदान जारी है। इस चुनाव के बीच डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल से बातचीत की है। मेरे साथ सूबे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल, 5वें चरण का मतदान चल रहा है, लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि है और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्वता कई बार प्रदर्शित कर चुकी है। इस बार हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। आपके मतदान से बिहार के भविष्य बनाने का, बेहतर बिहार बनाने का, बिहारी शब्द को अपमानित करने से मुक्ति का यही अवसर है, यही समय है, सही समय है। इसलिए सब लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए और बिहार देश को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। मेरा दूसरा सवाल है कि तेजस्वी यादव कह ये रहे हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर बिहार आ रहे हैं, आपका काम केवल लोगों को लड़ाना, नफरत फैलाना है। आप विशेष राज्य, महंगाई, इस पर तो बात करते नहीं, नफरत फैलाते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार आना बिहार के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। बिहार सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु रहा है और बिहार के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और अगर जो लोकतंत्र जिंदा रखना है, संविधान को ताकत देनी है, तो बिहार को लोग समझे, जाने और बिहार के प्रति ईमानदारी से काम करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री का यही लगाव दर्शाता है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, पटना आ रहे हैं और कल भी रहेंगे, क्या क्या रहेगा शेड्यूल? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बिहार के सबसे बड़े 3 दशक तक जो नेता रहे, चारों सदन के अनुभव की बड़ी किताब लेकर जो बैठे थे और हमारे पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले श्रद्धेय सुशील मोदी जी के आवास पर जाएंगे। उनका बिहार आगमन 2 जगह कार्यक्रम भी है बिहार के अंदर, सिवान में है और चंपारण में है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी का निश्चित तौर पर श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी में भी प्रधानमंत्री जी आए थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनसे अलग अलग विषयों पर बातचीत की। मेरे सहयोगी निषेध के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। बात अब मधुबनी की करते हैं। मधुबनी में वोट डालने का काम जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आम लोगों के साथ जिले के DM और SP ने अपने आवास के पास स्थित मतदान केंद्र 54 पर वोट डाला और आम लोगों से मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने की भी अपील की है। मतदान केंद्रों पे अभी मतदान केंद्र प्रारंभ हो गया। मॉकपोल समाप्ति का भी सबसे रिपोर्ट लेकर इस वक्त प्रारंभ हो गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है और विधि व्यवस्था संधारण के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति की है। QRT की टीम है और जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने डिप्यूट किए हुए हैं। आज यहाँ पे इस मतदान केंद्र पर हम लोगों ने भी मतदान अभी किया। मैं सभी मधुबनी जिला वासियों से अपील करता हूँ।
और लातेहार में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लातेहार डीसी और एसपी ने राजकीय मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर जिला पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान तैनात किए गए। यही है कि सभी जो मतदाता हैं वो अपने घर से बाहर निकले और अपना मतदान का उपयोग करें जो उनको हक मिला है संविधान के द्वारा। और हमारी तरफ से सभी तैयारियां हो गई हैं। मॉक पोल भी फिनिश हो गया है। बस अब जो पोल है, एक्चुअल पोल, वो स्टार्ट हो गया है। तो सभी से निवेदन है कि अपने घरों से बाहर निकलें और वोट दें। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव आज सीतामढ़ी में चल रहा है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 19,47,992 है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से आरजेडी और जेडीयू के बीच टक्कर है। सीतामढ़ी में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए कतार में खड़ी हैं। और चलिए, झारखंड में अब तक क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं। हजारीबाग में 14 बैलेट यूनिट, 19 कंट्रोल यूनिट और 15 वीवीपैट। तो ये रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान का है। एक्चुअल पोल में कुछ नहीं है। एक्चुअल पोल में अभी कंपाइल किया जा रहा है रिपोर्ट, है ना। वो नेक्स्ट जो हम आपको करेंगे पीसी, तो 11:30 बजे के अराउंड। वोटिंग प्रतिशत सैटिस्फैक्टरी है, मतलब अगर कंपैरिजन करें। अच्छा, अभी हमने कंपेयर किया नहीं है ना, बट सेटिस्फैक्ट्री है। तीनों पीसी में अराउंड सेम है। कोई घटना किसी प्रकार का कोई इशू नहीं। थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पर अगर बात हम झारखंड की करें तो झारखंड को लेकर जो मतदान प्रतिशत है वो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो मतदान अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। पटना का रुख करेंगे। एमके सिंह जी, क्या लगता है, झारखंड की जो जनता है वो जागरूक है और एक तरह से कहा जाए कि झारखंड में लोकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो लोकल इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या लगता है, इस बार भी लोकल इश्यूज ही मायने रखेंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे वो भी झारखंड के वोटरों को लुभाएंगे? अगर आप झारखंड के तस्वीर को देखेंगे, क्योंकि झारखंड का एक नया राज्य है, 2000 में इसका निर्माण हुआ और बिहार से अलग हुआ, तो बड़े सपने थे वहाँ के आम लोगों के, विशेषकर आदिवासियों के, कि हमारा राज्य विकसित होगा और हम 10 साल के बाद बड़े अग्रणी राज्यों में हो जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे जो था वहाँ उसके जंगल हैं, उसके माइंस हैं, वहाँ के कर्मठ लोग हैं, ये इस भावना से इस राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन जब हम आगे बढ़े और 10 साल, अब 20 साल के बाद जिस स्थिति में है, 24 साल के बाद जिस स्थिति में है, तो कुल मिलाकर वहाँ की आर्थिक स्थिति, साधारण लोगों की आर्थिक स्थिति, जंगल में रहने वाले लोगों की, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चुनाव एक ऐसा हथियार है आम लोगों के हाथ में, ग्रामीणों के हाथ में, कि वो अपनी जो समस्याएं होती हैं, अगर उसका निराकरण नहीं होता है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं, तो उसके आधार पर वोट देते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो बड़ा एक वर्ग है उसका, युवाओं का बड़ा वर्ग है, और इसका मतदान पे बड़ा असर दिखाई देगा। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, वहाँ जेड जनरेशन जो है, जो मिलीनियल जनरेशन जिसको कहते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या युवा हो, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और उनके अपने सपने हैं। जो पुराने ढर्रे के मतदान होते थे, जो हम लोग ऐसे आंकलन करते थे, उससे बिल्कुल अलग होते हैं उनके सपने और उनके मतदान के तरीके। और बड़ी संख्या में 18% से 22% वो इस बार वोटिंग पैटर्न में इफेक्ट करेंगे और इससे बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है, पूरी की पूरी चुनाव का परिणाम बदल सकता है। तो झारखंड में जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड की, और वहाँ लड़कियों का माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में होता है।
जो दूसरे राज्यों में नहीं होता। बिहार में भी लड़कियों की का माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में नहीं होता है, जबकि पूरे देश का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन का टर्निंग पॉइंट जो है, जो जनरेशन पॉइंट, वो बिहार है। लेकिन जस्ट अगर हम झारखंड में जाते हैं तो वहाँ लड़कियों का बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है। ये अचंभित करने वाली बात है, लेकिन वो वहाँ पे दशकों से चल रहा है और इस पर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो केंद्र में की भूमिका है और राज्य की भूमिका है। दूसरी बात है कि जो माइंस के बेनिफिट मिलने चाहिए स्टेट को, वो किसी भी हालत में किसी भी ढंग से अलग अलग उसके प्रयोग किए गए, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंचे। उदाहरण के रूप में सीएसआर का एक तो भारत सरकार की एक व्यवस्था है, पॉलिसी मेकिंग है, तो 4% पैसे जो है स्थानीय विकास में आने चाहिए। देखिए, यह स्थानीय विकास में 4% अगर पैसे आ जाते तो बड़ा बदलाव आ जाता, गांव का गांव बदल जाता, इलाका का इलाका बदल जाता। तो वो बड़ा मुद्दा है और उसको देखने की जरूरत है। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं या लोग स्थानीय लोग हैं, ठीक है। तपन राय जी का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तपन राय जी, ठीक है। तपन राय जी, देखिए, झारखंड में भी आज 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसे में भारत की राजनीति को आकार देने में झारखंड कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, या यूं कहें कि इसकी भूमिका कैसी है? देखिए, अभी जो मित्र बोल रहे थे उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ। सचमुच में झारखंड के लोगों की उम्मीद थी कि बंटवारे के बाद उस राज्य का विकास होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज उस इलाके में है, खनिज संपदा है, वहाँ के लोग मेहनतकश इंसान हैं। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से राजनीतिक तरीके से उस इलाके में मार्गदर्शन नहीं हुआ। कमज़ोर सरकारें आई, जिसके कारण उस स्टेट का विकास नहीं हुआ। 24 साल में जितना आगे बढ़ना था, मैंने तो आपको बताया कि ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड का बजट 1 लाख करोड़ के आसपास है और बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि झारखंड मिनरल्स के कारण, कल कारखानों के कारण झारखंड का ही बजट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बजट ये दर्शाता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कम है, जिस तरह से गुजरात में एक्टिविटी है या आंध्र प्रदेश में एक्टिविटी है। तो ये वहाँ पर जो भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो रहा है, आगे चलकर फिर स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि उस पर वो ध्यान देने की। एक और बात है कि 2019 के इलेक्शन का आंकड़ा आप निकालिए तो झारखंड में बिहार की अपेक्षा ज़्यादा मतदान हुआ। 67% वोट हुआ, 70% से थोड़ा कम जी। और बिहार में 57% मतदान हुआ, 10% का फासला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड में लिटरेसी ज़्यादा है, साक्षरता दर ज़्यादा है जी। वहाँ के क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाई की, तमाम स्कूलों की पढ़ाई के कारण वहाँ पर लिटरेसी दर बहुत हाई लेवल पर है। और झारखंड के बाद बंगाल में परसेंटेज अच्छा माना गया है, 80% से अधिक लोग वहाँ मतदान करते हैं। तो लोगों में अभी जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, आपके जो जी न्यूज़ के संवाददाता जगह जगह से वोटिंग पैटर्न दिखा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे नज़र आई झारखंड के मतदान केंद्रों पर जी। और ये उनको दर्शाता है कि वो किस पार्टी को के पक्ष में देंगे। हालांकि द्विपक्षीय ही वहाँ मतदान होना है। हजारीबाग का दिलचस्प मुकाबला है, वहाँ 2 मित्र आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक एनडीए की तरफ है तो दूसरे इंडिया की तरफ हैं। ठीक है सर, इस बीच हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट अब तक का दे दें। बिहार में 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है, 8.86%। 2 घंटे में महज 9% से भी कम मतदान बिहार में हुआ है। वहीं झारखंड में 9 बजे तक 11.68%। ये भी बहुत संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर बिहार की अपेक्षा में बात करें तो झारखंड में बेहतर मतदान हुए। सीतामढ़ी में बता दें कि अब तक 9.49% मतदान हुआ है, तो वहीं मधुबनी में अब तक 9.11% मतदान, मुजफ्फरपुर में अब तक 9.33% मतदान हुआ है और सारण में अब तक 9.00% मतदान हुआ है। तो यहाँ हाजीपुर की बात करें, जो कि सबसे हॉट सीट आज माना जा रहा है, 7.49% यहाँ पर मतदान हुआ है, जबकि चतरा में 11.43%। झारखंड की 3 सीट, जिसमें 1 सीट चतरा, 11.43%। कोडरमा में अब तक 11.56% और हजारीबाग में अब तक 12.4%।
तो ये बिहार और झारखंड के मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो महज 8.86% मतदान हुआ है, 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि सबसे कम मतदान हाजीपुर सीट पर हुआ है, जहां पर चिराग पासवान बार बार खड़े होकर यह कहते हैं कि उनके पिता को जो प्यार मिला है वही प्यार उनको मिल रहा है, लेकिन वो प्यार चाहे किसी के लिए भी वोट के हिसाब से नहीं दिख रहा। हमारे साथ रुपेंद्र बने हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है मतदान प्रतिशत को लेकर और कितना संतोषजनक इसे मानता है चुनाव आयोग के अधिकारी मानते हैं इस मतदान प्रतिशत को? देखिए, हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर लोकसभा में जो चुनाव प्रतिशत आया है वो संतोषजनक नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से 7.43% जो है हाजीपुर से आया है, और हम अपने दर्शकों को तमाम कहां से क्या प्रतिशत आया वो तमाम हम चीज़ों को दिखाएंगे। देखिए, सीतामढ़ी में 9.49%, मधुबनी 9.11%, मुजफ्फरपुर 9.33%, सारण 9% और हाजीपुर 7.43%। टोटल अगर मिलाकर बात की जाए तो 8.86% अभी तक 9 बजे तक में, यानी कि 2 घंटे में जो है मतदान हुए हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं हाजीपुर जो है वो चिंताजनक स्थिति ये बताया जा रहा है, और साफ तौर पर जो है अधिकारी भी चिंतित है कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत क्यों कम हुआ है। कारण सबसे बड़ा चीज़ यह है कि जिस तरह से कहा जाए, चिराग पासवान ये कहते थे कि उनके पिताजी का जो है आशीर्वाद लोग उन्हें देंगे, लेकिन जिस तरह से हाजीपुर की स्थिति है, मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है, इसको लेकर जो है चुनाव आयोग भी जो है चिंतित है। अभी हम देखिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में हम हैं मौजूद है, और देखिए तमाम लोग जो हैं एक एक चीज़ों पर निगरानी रख रहे हैं, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, फ़ोन से बात किया जा रहा है, कहाँ कौन सी बूथ पर क्या स्थिति है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ नहीं है, ये तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाजीपुर में मतदान प्रतिशत जिस तरह से कम हुआ है उसको लेकर जो है चुनाव कंट्रोल में जो अधिकारी हैं वो काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच अब हमारे साथ कामरान भी जुड़े हुए हैं। कामरान, बिहार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर इस वक्त अभी तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर झारखंड की बात करें तो 3 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और जो वोटिंग प्रतिशत 9 बजे तक निकलकर सामने आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। सीधे तौर पर अगर पूरे वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक 11.68% मतदान हो चुके हैं। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और तब सभी में 11 से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं गांडे का उपचुनाव भी हो रहा है, उसमें 10.37% मतदान हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग के मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वोटिंग प्रतिशत में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। हालांकि मॉक पोल के दौरान कुछ ईवीएम्स में तकनीकी खामियों की भी बात सामने आई थी, जिसे बदल दिया गया है। साफ तौर पर पूरी जो व्यवस्था है उसकी निगरानी निर्वाचन आयोग से रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, वॉर रूम बनाया गया है, जहां पर हर बूथों को वेबकास्टिंग के ज़रिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें सामने आ रही है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। तो साफ तौर पर झारखंड में जो 3 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए मतदान हो रहे हैं, उसमें शुरुआती में जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे इस परसेंटेज में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं क्योंकि आज 3 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। सीधे तौर पर महागठबंधन का ये कहना है, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीते चुनाव का जो ट्रेंड आया था उससे वो पूरी तरीके से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को जो है वो यहाँ की जनता पसंद कर रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर। वहीं एनडीए का सीधे तौर पर यह कहना है कि भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो मतदाता हैं वो एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बहरहाल मतदान किसके पक्ष में हो रहा है ये तो
चुनाव के जब मतगणना होंगे उस वक्त स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल चुनावी सरगर्मी झारखंड में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, कामरान हमारे साथ, धीरज भी लगातार बने हुए हैं। धीरज, अगर हजारीबाग के चुनाव प्रतिशत की हम बात करें तो एक तरह से कहा जा रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है, और जो 3 सीट जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर बेहतर है उन दोनों सीटों के अगर मुकाबले देखा जाए तो। क्या लग रहा है ये मतदान प्रतिशत आने वाले वक्त के साथ और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इस तरह से प्रतीत होता है, क्योंकि 13 मई को जब झारखंड में चुनाव हुए थे तब भी मतदान प्रतिशत जो है वो काफ़ी ठीक था जो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया। और इसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इतनी भीड़ है इधर, और मैं दूसरी तरफ जब गेट है वो दिखा रहा हूँ आपको। गेट से लगातार लोगों का जो आना है वो जारी है, सिलसिला जारी है आने का, और लोग वोट डाल रहे हैं और यहाँ से अपना वोट कास्ट करके फिर निकल रहे हैं। देखिए किस तरह से स्थिति है पूरी तरह से यहाँ बनी हुई। चचा, वोट डाल दिए? क्या डाल दिए? वोट डाल नहीं दिए? अभी डाली नहीं, अभी नंबर लगाए। नंबर लगाए हैं? हाँ, हमें अभी तो बता ही रहे हैं। अच्छा, इधर से चलिए डालिए, वोट डालिए। आप हम वोटर हैं। वोटर डाल दिए? नहीं, डालने जा रहे हैं। अच्छा, राजेश कुमार सिन्हा, बूथ संख्या 208। चलिए, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ जो है महिलाएं जो हैं वो हजारीबाग में काफ़ी उत्साह से वोट कर रही हैं। ये मुझे झारखंड में एक अलग पैटर्न देखने को मिला है कि झारखंड में जो है देखिए यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं। यहाँ से आप लोग वोट कास्ट कर दिए? हम लोग वोट दे दिए। फर्स्ट टाइम तो नहीं ना? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का वोट अच्छे लीडर को हम लोग चुने। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा नेता चुन के आप भेजेंगे जो हमारे देश को डेवलपमेंट में आगे हेल्प करे? कैसा हजारीबाग का नेता या प्रतिनिधि जो होगा, MP होगा, कैसा जो अच्छा करे? मतलब हर जगह से हर चीज़ से मतलब अच्छा करे, हम लोग भी चाह रहे हैं। तो देखिए, आप बताइए, मैं नाश्ता उस्ता बनवा के आई हैं घर में, सब कुछ काम करके? हाँ, थोड़ा देखिए नाश्ता बना लिए। अच्छा, खा लिया नाश्ता? नहीं नहीं, नाश्ता नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर। अम्मा जी, वोट डाल दिया? सवेरे सवेरे एकदम नहा धो के पूरा आपने भी डाल दिया? जी जी। क्या सब हजारी। चलिए धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मतदाताओं में खुशी है, और शायद यही खुशी है कि 12.4% 2 घंटे में हजारीबाग में मतदान हुआ है। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार चुनाव प्रतिशत को लेकर अपडेट दे रहे हैं बिहार के, उनसे भी लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। आज राज्य की 49 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 10.28% मतदान। आज 6